नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, आप जो भी 10वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं उनका यहाँ स्वागत है। ये जो है सिर्फ आप लोगों के लिए है जो 10th में अभी पढ़ने वाले छात्र हैं। उनका जो एग्ज़ाम होने वाला आपका शेड्यूल आ गया है। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपका शेड्यूल एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है। आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। देखिए, सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो हमारे 10th में पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको जो है ये जानकारी नहीं होती है कि एग्ज़ाम में, देखिए आप मान के चलिए पढ़ लिए बहुत अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, आंसर राइटिंग एक स्किल होती है, एक कला होती है। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आता है अच्छा से तो आप कितना भी अच्छे से या कितना भी ज़्यादा कुछ आप पढ़ के जाएंगे, आपको जो है मार्क्स कम मतलब थोड़ा उठता है। आप देखते होंगे जो टॉपर्स होते हैं उनका थोड़ा लिखने का शैली कुछ अलग होता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आखिर ये होता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता या कोई नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे देखिए, कॉपी होता है, ये जो है मान के चलिए आपका इतना बड़ा कॉपी होता है, तो इसमें जो आंसर राइटिंग करना होता है, जैसे इधर हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉपी को आप याद होगा, आप बीच में फोल्ड करते हैं, है कि नहीं। फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से आंसर राइटिंग, यहाँ जैसे आप कोई आंसर लिखता है, कोई प्रश्नोत्तर लिखता है या कोई उत्तर लिखता है, और यहाँ लिखते हैं जैसे 1 नंबर का लिखना है तो 1 नंबर लिख दिए आपने, या मतलब उसके बाद यहाँ से आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। फिर आपको अगर 2 नंबर लिखना है तो लोग यहाँ कोई क्या करता है, कोई आंसर लिखता है, कोई कुछ लिखता है, और फिर यहाँ से 2 नंबर लिखना है तो आप 2 नंबर का आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू करते हैं। ये स्पेस जो है ब्लैंक छोड़ देता है। फिर आंसर लिखने के बाद क्या होती है ना कि नीचे में अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको मतलब अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ सब जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अगर इस तरह की जानकारी नहीं है, आपने कितना भी पढ़ लिया, क्योंकि देखिए जो हमारे मतलब जो कॉपी चेक करते हैं वो ये चीज़ सब भी देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए, याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में उसको एक्सप्रेस करने की कला होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन ये अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है। आपको मैं ये बता दूं, ये जो सिर्फ 10th के लिए, ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। इसमें जो भी जैसे आपका 500 का एग्ज़ाम होता है तो जितना का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहले ये बातें नहीं थी, लेकिन अब जो है कुछ सालों से आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वो ऑब्जेक्टिव में आप कोशिश करें कि 50% में जिस भी सब्जेक्ट में जितना का आता है, जैसे मैथ में आज मैं मैथ्स का करवाने वाला हूँ, ये मैथ्स का फर्स्ट सेट होगा। तो जैसे इसमें 50 ऑब्जेक्टिव आएगा तो 50 में ये सोचे कि आपको 49 न हो, 50 में 50 ही रहे। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको कि फिर जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे, अगर सपोज करिए इधर 50 में ऑब्जेक्टिव में आपको 50 आ जाता है और उधर सब्जेक्टिव में आपको 40 भी आता है, फिर भी आपको 90 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ कमी कर देते हैं तो इधर आपको कुछ कमी हो जाता है तो फिर आपका मार्क्स अच्छा नहीं बन पाता है। तो ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। अगर आंसर राइटिंग कैसे करना है, देखिए मैं अभी तो आप लोगों के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया हूँ, लेकिन हमारे पास जो है विशेषज्ञ की टीम भी है कि जो 10 साल 20 साल से जो है मतलब 10th का एग्ज़ाम कंडक्ट भी करवाए हैं। कितने बार उन लोगों का ड्यूटी भी होता है, जो हाई स्कूल के टीचर भी रह चुके हैं और हैं भी अभी भी वर्तमान में भी। तो इस तरह की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमारे जो टीम के लोग हैं उनसे आप बात भी कर सकते हैं। मैं टाइम भी दूंगा आप लोगों को बात करने के लिए। मैं नंबर अभी दे रहा हूँ। देखिए नंबर है 82718598 और 77। इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे हमारे विशेषज्ञ टीम से तो आपको जो है आंसर राइटिंग कैसे करना है वो चीज़ें बताई जाएगी कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। अभी जो है मतलब देखिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि फिर पूरा मतलब नए तरीके से पढ़े, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन किया जाए। तो मैं उसके लिए भी टाइम दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी जितना एफर्ट लगा सकते हैं आप अपने तरफ से, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें कि आपको आपके आपके अपने बोर्ड एग्जाम में जो अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। आज जो है ये अभी जो है हम आप लोगों के लिए मैथ्स का जो है सेट फर्स्ट होगा। सेट ये फर्स्ट है।
इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका मैथ्स का सेट फर्स्ट है, आपको सेट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस सेट फर्स्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेट फर्स्ट का ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, इसमें जो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा टाइम भी लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। मुझे बताना भी है कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैथ्स का, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में एक तो टाइम मतलब 50 क्वेश्चन मैं कम टाइम में करवा दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी जो चीज़ आप भूले होंगे वो याद भी आ जाएगी, और ये मतलब इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी भी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव तैयारी करना आप लोगों को, इसलिए मैं ये सीरीज़ इतना मेहनत करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इतना मैं मेहनत करता हूँ मेरे बच्चे, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है आपके जो स्कूल हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे वहाँ छात्रों का ग्रुप जरूर होगा, उस ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं भी कि इस तरह से सर यहाँ कर रहे हैं, इससे जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं, देखिए इसमें आप कुछ ऐसा चेंजेशन चाहते हैं या कोई ऐसी नई चीज़ भी चाहते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट करें। अगर वो कमेंट कुछ अधिक संख्या में होगी तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। तो आप समझ गए, ये मैथ्स का सेट है। मैथ्स में फर्स्ट सेट होगा, 100 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें 50 क्वेश्चन सेट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में होगा, और फिर पार्ट सेकंड आएगा, जस्ट आ जाएगा आप लोग के लिए। सारा सब्जेक्ट आपको 500 का एग्जाम देना होता है, तो लगभग मैं सारा सब्जेक्ट का करवाऊँगा। मैथ्स का करवा दूँगा, और लैंग्वेज का, हिंदी का करवा दूंगा, और आप लोग को और अदर सब्जेक्ट भी, जैसे साइंस करवा दूंगा, SST जो सामाजिक विज्ञान होता है वो भी करवा दूंगा। आप लोगों को कोई अदर सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं मतलब करवा दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से जो भी सब्जेक्ट आता है आपका 500 का, मैं 500 का ऑब्जेक्टिव सभी में करवा दूंगा। अगर इसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है बढ़िया से, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे निश्चित रूप से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, और अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ जो है आपके एग्ज़ाम में इस तरह की कुछ नोटिस आएगी, तो ये चीज़ आप लोगों को देखना जरूरी है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इतना देख लीजिए। चलिए हम आज आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 92/15 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या है। इसका मतलब ये हुआ, और एक चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन आपको जैसे मैथ्स में ऑब्जेक्टिव होंगे 100, लेकिन आपको आंसर 50 का ही देना है, और आपको मार्क्स भी 50 ही मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट है 92/15, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। मतलब इसको 92/15 को 115 को क्या करना है, डिवाइड करके, मतलब भाग करके, सरलतम रूप मतलब सबसे छोटे से इस तरह से इसको चेंज करना है भाग करके, कि उसके बाद ये डिवाइड ना हो, भाग ना हो। तो देख लीजिए, जैसे ये देखिए 46, मतलब सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव जब हम लोग सोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना शुरू कर देते हैं। इसमें थोड़ा मतलब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक यूज करके कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। अगर यहाँ हम लोग इसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि मतलब फंस भी सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है आपके उसके थ्रू भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये जो आपका ए ऑप्शन है, सपोज करिए ऑप्शन से सोल्व करेंगे, ए ऑप्शन है, देखिए 92/115 है, ऊपर में देख लीजिए 46/23 है। जो ऊपर में अगर छोटा नंबर है तो ऊपर का यहाँ भी छोटा नंबर ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, 4/5 है कि नहीं। 4 देखते हैं कि 92 4 से डिवाइड हो रहा है, और 115 ये भी 5 से हो रहा है। चलिए ये रखते हैं कि ये हो सकता है। एक देख लेते हैं, ये 3 है, 3/5 है। देखिए 92 जो है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 92 नहीं हो रहा है 3 से। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, विभाज्यता का जो नियम होता है 3 से मतलब जो विभाज्य होता है, क्या नियम होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं उसको दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर उसका मतलब जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर, जैसे यहाँ 9 है और 2 है, 9 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। क्या 11 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 92 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तब ये कट जाता है। ये देखिए 3/4 है, यहाँ भी 3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो वैसे भी मतलब बिना सोल्व किए ही हमको ये ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन सही हो रहा है।
तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा ये टेक्निक जो है मतलब स्मार्ट तरीका है कि आप कम टाइम में जो है इसको स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम बचाना। आपके पास एग्ज़ाम में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है, उसी कम टाइम में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे साथ आप लोग अगर बने रहेंगे तो मैं हर क्वेश्चन का, हर टाइप के क्वेश्चन का, मैक्सिमम क्वेश्चन का मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो टेक्निक बता दूँ जिसके हेल्प से आप लोग जो हैं इस तरह का आपके में स्किल डेवलप हो जाए कि आप लोग बस मतलब थोड़ा ऑप्शन के हेल्प से भी जहाँ पॉसिबल हो और नहीं तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये तो बोलने वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है अनंत। देखिए कोई भी आप एक नंबर लाइन आप देखे होंगे, नंबर लाइन में क्या होता है, सपोज कर दिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, जितना आप पॉइंट देंगे उतनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि दो परिमेय संख्याएं के बीच जो है कितनी नंबर होगी। तो ये आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। कितनी संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याएं, यहाँ देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप पढ़े होंगे एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। तो जब आप इसको मतलब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका जो है, आपको आप देख लीजिए, आपको रूल भी पता होगा, लेकिन इसका सी ऑप्शन सही होगा। 15/3 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। 15/1600 मतलब 15/1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर 4। क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया हुआ है dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल। आप पढ़े होंगे, देखिए आपका जो मतलब बहुपद का जो मतलब फॉर्म होता है, क्या होता है, ax² + bx + c होता है कि नहीं। जो शून्यक होता है मतलब इसका जो रूट्स निकालते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं, मतलब मूल। जैसे सपोज करते हैं अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, याद कर लीजिए। अगर आप लोग भूल गए हैं तो यहाँ याद कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम, मूल का सम क्या होता है, मूल का जो जोड़ निकालते हैं हम लोग क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a हो जाएगा, है कि नहीं। और गुणनफल क्या होता है, मूल का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। यहाँ c कौन सा, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल मतलब इसका जो अल्फा बीटा होगा, इसका जो मूल होगा, उसका गुणनफल कितना होगा। तो देखिए c क्या है, यहाँ पर a है, तो a हो जाएगा, और c/a, a क्या है यहाँ पर, d है, तो a/d हो जाएगा, ठीक है। तो a/d कहाँ पर है, आप देख लीजिए, a/d देखिए यहाँ पर a/d है आपका। c आपका d ऑप्शन क्या है, 4 का d ऑप्शन सही है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी यहाँ लिखने में। देखिए d कह रहा है कि 18 रूट अंडर 18 है, एक का परिमेयकरण गुणांक है। मतलब देखिए परिमेयकरण गुणांक मतलब इस ये जो है किस नंबर से इसको हम गुना करें कि ये एक परिमेय संख्या बन जाए, ठीक है। तो देखिए 18 को √18 है कि नहीं। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 × 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और √9 × 2 इस तरह से, तो √9 जो है रूट से बाहर निकल सकती है 3 में, और फिर बच जाता है यहाँ पर √2। इस √2 को हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसके साथ अगर हम एक √2 और मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये दो रूट हो जाएगा, तो एक बाहर निकल जाएगा और एक 3 ये है, तो ये दोनों 6 हो जाएगा। आंसर आपका ये 6 होगा। तो यहाँ पर किस मतलब
ये जो है आपका √3 है, √2 है, √6 है और √18 है। तो किससे हम लोग यहाँ परिमेयकरण के लिए इसका गुणांक क्या होगा, तो √2 हमने किस चीज़ से गुना किया है, √2 से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का बी। चलिए 6 नंबर, ये जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से डिविजिबल हो, मतलब 1 से विभाज्य हो और स्वयं से बाकी किसी दूसरे नंबर से विभाज्य ना हो। तो देखिए क्या होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये नंबर एक ऐसी संख्या है। देखिए 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते। 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब भाग कर सकते हैं, और 5 से भाग कर सकते हैं, बाकी किसी नंबर से भाग नहीं कर सकते हैं। और 2 भी इसी तरह का है। तो सबसे छोटी पूछ रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 का बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि a = bq + r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस कंडीशन में जो है a = bq + r है, a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो इस कंडीशन में आपका r लेस होगा, r जो है बड़ा होगा b से, r 0 से छोटा होगा, r जो है छोटा होगा b से, और इसमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में r जो होगा आपका वो b से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, परिमेय संख्या। देखिए 4 + √3 है और √7 है और ये √8 है। √8 भी क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। ये √7 है ही और ये 4 + √3 है। लेकिन आप जब इसको देखेंगे यहाँ से √5 कटेगा और ये क्या बच 6 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो आपका जो है 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों बराबर हैं और दोनों एक धनात्मक एक और दूसरा ऋणात्मक है। इस कंडीशन में आप पढ़े होंगे कि जो इसका जो फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² होता है, ax² + bx + c होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो शून्यक होता है, मतलब रूट जो निकालते हैं अल्फा बीटा, उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक विवेचक निकालते हैं जिसको d से डिनोट करते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac है कि नहीं। b² -4ac हम लोग फाइंड कर लेते हैं और वो क्या होता है, विवेचक अगर d से मतलब वो बड़ा होता है 0 से, या छोटा होता है या इक्वल टू होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पता चल जाता है कि इसका जो शून्यक होगा क्या होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका d फाइंड करेंगे, मतलब विवेचक फाइंड करेंगे, क्या होगा b² -4ac। तो b यहाँ पर कितना है, 12 है, तो b² कितना हो जाएगा, 144 होगा, है कि नहीं। b² -4ac -4ac, तो 4ac 4 और a कितना है, 1 है, और c कितना है, 35 है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 होगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में जब 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ आपका d जो है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो क्या है 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। जब 0 d क्या होता है, जब 0 आता है तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, या आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और इसका जो दोनों मूल होगा, मतलब दोनों रूट होगा अल्फा बीटा, वो हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तब देखेंगे। लेकिन उतना करने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका विवेचक फाइंड कर लेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। विवेचक फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे। इसको जो है एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए सोल्व जो करेंगे, यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस है। देखिए आपका क्या है, इक्वेशन x² है, x² + 12x + 35 है कि नहीं। इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा +7x + 5x + 35 होगा।
अब देखिए यहाँ क्या करेंगे इसको, यहाँ इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, x + 7 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, x + 7 बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो x + 7 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5 होगा। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1x कितना होगा, 1x जो है आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 1x कितना आ जाएगा, -5 आएगा, और 1x जो है -7 आ जाएगा। तो दोनों मूल आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों ऋणात्मक है। तो इस तरह से तो ये तो सोल्व करना हुआ, सपोज करिए ये तो इजी इक्वेशन है तो हम लोग सोल्व कर लिए। लेकिन अगर थोड़ा हार्ड होगा, उसमें भी एग्जाम में आपको टाइम का बाउंडेशन होता है, टाइम का टेंशन होता है, एग्जाम प्रेशर अलग से होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट तरीके से निपटने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जो है शॉर्टकट तरीका कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता। उसके लिए आपको निश्चित रूप से अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस तरह से यहाँ आपको करवाया जाएगा कि आपको फिर बाद में दिक्कतें नहीं होगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको फाइंड करना है। देखिए ये √121 है, ये जो है आपका 11 हो जाएगा, ये 27 है, ये जो है 196 है, ये जो है आपका जब रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये जो है 17 का जो है स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर ये है, तो ये रूट के बाहर आएगा तो 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये जो है ये √3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगी, ये 10 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये चीज़ें जो स्क्वायर वाली चीज़ होती है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 2, कम से कम आपको 1 to 30 आपको याद ही होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसी तरह से 20 21 22 25 30 का स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए, तो दिक्कतें आपको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 11 नंबर है। 11 नंबर का रहा है कि बहुपद है, इतना के शून्यक बताने हैं। देखिए ये जो है बहुत ही सिंपल है, ये तो मतलब मन से ही सॉल्व किया जा सकता है, मन में ही सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए कह रहा है आपका है 5y² - 25 = 0 लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ 5y² कितना हो जाएगा, 5y² हो जाएगा 25 होगा, और ये 5 यहाँ से ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, ये ±√5 होगा, है कि नहीं। तो एक +√5 और एक -√5, तो ये आप सी ऑप्शन देख सकते हैं, +-√5, मतलब एक +√5 और एक -√5। तो 11 का आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण, कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ, ये जो यहाँ देख रहे हैं क्रमशः लिखा हुआ है, ये जो होगा आपका ये 3 दिया हुआ है, मतलब गुणनफल जो है 3 है, और जो है शून्यकों का योगफल, गुणनफल 3 और योग जो है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -40 है। हाँ चलिए ये जो है ये 3 जो है ये योगफल है, मतलब जो द्विघात समीकरण में रूट होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, और गुणनफल जो है -40 दिया हुआ है। तो कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद हम लोग कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पर, इसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है कि x² माइनस जो आपका मूल होता है उसका जोड़ इंटू x, और प्लस दोनों का गुणनफल, मूल का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ x² तो है ही, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब गुणन योग कितना है, मूल का योग जो है आपका 3 बता रहा है, तो 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल कितना है, गुणनफल आपको -40 बता रहा है, तो -40। तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, आप जल्दी अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो कुछ कुछ फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए। तो कितना हो गया, x² - 3x + 40, यहाँ देख लीजिए x² - 3x -40, ये सॉरी ये ए ऑप्शन आपका सही है। 12 का जो आपका
ए ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 40। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है और अनगिनत हल है। तो इस टाइप का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का मतलब यहाँ पर एक आपको जो है थोड़ा सा एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं समीकरण, इसका जो असल फॉर्म होता है, फॉर्म ये होता है कि जैसे होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, a1 बाय a2 फाइंड कर लेते हैं, b1 बाय b2 फाइंड करते हैं और c1 बाय c2 फाइंड करते हैं और उसमें रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए a1 बाय a2 करते हैं, यहाँ a1 बाय a2 कितना हो जाएगा, a1 बाय a2 यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय 2 होगा, है कि नहीं। फिर b1 बाय b2, b1 यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 4 है, तो 2 बाय 4 कितना हो जाएगा, 2 बाय 4 जो होगा आपका ये भी कट के 1 बाय 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ c1 बाय c2 यहाँ क्या है 4 बाय 8 है, तो 4 बाय 8 क्या हो जाएगा, ये भी कट के 1 बाय 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 दूना 4 दूना 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2, मतलब ये सारा क्या है इक्वल है। यहाँ पर देखिए a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 सब इक्वल है। जब ये कंडीशन आती है सब इक्वल हो जाता है, देखिए जब पहले तो ये देख लेते हैं, जब सब इक्वल होता है तो उस कंडीशन में जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। तो 13 का जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। लेकिन याद रख लीजिए, जब इतना बता दिए, एक चीज़ और देख लीजिए, जब क्या होगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल होगा और ये जो है नेक्स्ट c1 बाय c2 ये इक्वल नहीं होगा, तब जो है आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक चीज़ देख लीजिए, जब a1 बाय a2 ये दोनों इक्वल नहीं होगा, a1 बाय a2 और ये दोनों यहाँ जो आगे है ये इक्वल हो या इक्वल नहीं भी हो, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका जो है एक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का भी एक और y का भी एक। तो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपको भूलेंगे तो फिर झूलेंगे, और झूलेंगे तो फिर आपके एग्जाम में आपके मार्क्स कम आएंगे। देखिए इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या होता है कि 1 घंटा से 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन, मैथ में 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। और उस 100 क्वेश्चन में पूरा मैथ्स मतलब शुरू से लास्ट तक सभी का आपको रिवीजन मिलता है, फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाता है, चैप्टर रिवाइज हो जाता है, क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ाई अच्छी की है, बहुत अच्छी बात है, आप करें और मज़े से करें, अच्छे से करें। लेकिन ये चीज़ें आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको ना सारा रिवाइज हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको मतलब दिक्कतें नहीं होगी, तुरंत वहाँ रिकॉल होगा। जैसे ये चीज़ें क्या है आपको भूलने वाली चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आप जल्दी भूल जाते हैं, भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आप लोग देखिए। और एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप अपने दोस्तों में, आपके जो स्कूल में ग्रुप होंगे या स्कूल के जो भी फ्रेंड होंगे वहाँ आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उन्हें भी आप फ़ायदा दिलाएँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा, क्या होगा b का वैल्यू। यहाँ जो b दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब समझिए, जैसे आप जो शून्य निकालते हैं मतलब सॉल्यूशन जो निकालते हैं, रूट्स अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, तो व्युत्क्रम का मतलब अगर अल्फ़ा x है तो बीटा जो है 1/x होगा, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम। अगर x में समझ नहीं आती है कोई बात नहीं, अगर अल्फ़ा आपका 5 है तो बीटा जो होगा 1/5 होगा। तो इस तरह के कंडीशन में याद रख लीजिए, आपका जो ये b दिया हुआ है ये आपका 1 - 1 होगा, क्या है -1 होगा। 14 का जो है आपका
बी ऑप्शन सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण, देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें मतलब मिस है, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो है उसमें जो अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, अर्धवृत्त के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है। तो चलिए एक बार हम पहले वृत्त बना के देख लेते हैं। ये वृत्त है और ये जो है आपका सेंटर है, और ये जो होगा अर्धवृत्त हो जाएगा। अगर ये जो लाइन, ये जो व्यास हमने खींचा, डायमीटर हमने खींचा, अगर इससे ऊपर के बारे में देखते हैं, ये है एक अर्धवृत्त है, ठीक है, यहाँ से एक अर्धवृत्त है, ये इतना जो है अर्धवृत्त है। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त में हम कोण बनाएंगे, यहाँ से लेते हैं और वृत्त का जो है, ये अर्धवृत्त का ये कहीं भी टच करके ये जो कोण बनता है, ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। तो इस सर्कल, ये जो है इस सर्कल के, हाँ, यहाँ हम कहीं भी टच करके ये बनाएंगे। यहाँ अगर हमने टच किया तो यहाँ भी 90 ही बनेगा। ये कहीं भी आप टच करके बना लो, ये 90 ही बनेगा। कहीं भी ऐसे हम बनाएंगे तो ये 90 ही बनेगा। इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस परिधि पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर जगह अगर टच करके इस तरह से बनाएंगे तो वो 90 ही बनेगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये आ सकता है। चलिए 15 अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ b के वास्तविक मूल नहीं है यदि, मतलब देखिए ax² है, ax² + bx + c, ये जो है एक द्विघात समीकरण है। a जो है ≠ b, ये x के पीछे जो a दिया हुआ है, कह रहा है कि a ≠ 0, मतलब a जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो के वास्तविक मूल मतलब अल्फा बीटा जो होगा नहीं है यदि, क्या होगा, b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है। डिस्क्रिमिनांट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका जो डिस्क्रिमिनांट मतलब विवेचक क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac। तो चलिए देख लेते क्या होगा। जब d जो है क्या होता है, d एक क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ, वहाँ क्या था, d जो है जब 0 होता है तो क्या होता है, दोनों मूल बराबर होते हैं। और जब d जो है 0 से छोटा आ जाता है, d जो है मतलब विवेचक मतलब विवेचक यहाँ बोलेंगे तो b² - 4ac, वो क्या होगा, जब 0 से छोटा होगा तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी और 17 नंबर, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है, तो इसको हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो दिया हुआ है 1/α + 1/β, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और उससे हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। देख लीजिए 1/α + 1/β को हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फा 1/α + 1/β हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसका हम भिन्न जोड़ कर लेंगे। ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया अल्फा + बीटा और नीचे अल्फा × बीटा हो जाएगा। देखिए हम क्या जानते हैं कि जब कोई द्विघात समीकरण होता है तो इसका जो मूल का योग होता है, मतलब अगर अल्फा बीटा मूल है तो मूल का योग कितना होगा, मूल का योग अल्फा + बीटा हमने बताया आपको कि होता है -b/a, -b/a होता है। देखिए -b/a कितना हो जाएगा, यहाँ -b/a निकाल लेते हैं। -b मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -b मतलब माइनस लेंगे और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अल्फा × बीटा कर लेंगे, अल्फा × कितना क्या होता है, c/a होता है। c कितना है, -6 है, /2, तो -6/2 ये कितना हो जाएगा,
-3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/2 है, और नीचे बट्टा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये इनटू है, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, -3 होगा। 3/1 है, जब इसको इस मतलब मल्टीप्लाई में लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये कितना होगा, यहाँ देख लीजिए -1/6 होगा। -1/6 देख लीजिए आपका कहाँ है, डी। आपका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 21वां पद मतलब T21 फाइंड करना है। T21 फाइंड करना है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। Tn कितना होता है, Tn इक्वल टू होता है, देखिए कोई Tn या An भी लिखते हैं, मतलब nth टर्म मैंने लिखा है, कोई An लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने की बात है। Tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, a दे देंगे, हमको क्या चाहिए, T21 21वां पद चाहिए। देखिए a कितना है, 3 है, प्लस n-1 मतलब 21 माइनस 1 कितना होगा, 20 होगा, इंटू डी। डी देख लेते हैं कितना होता है। टी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, डी जो है b माइनस मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म, 21वां पद समांतर श्रेणी, ये जो है -3 है, सॉरी यहाँ पर ये -3 लेंगे, ये -3 है, तो देखिए दो इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, -7 का डिफरेंस होगा। यहाँ देख लीजिए, ये इसको में से इसको फाइंड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ जो है डी आपका 7 निकलेगा, जैसे 4 -3 ये करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस होकर के 3 7 हो जाएगा। फिर ये देखिए इसमें से 11 - 4 करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ जो है ये कितना हो जाएगा, ये 4 नहीं, ये जो डी आपका, ये डी कॉमन डिफरेंस होता है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो ये 7 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 140, ये कितना होगा, 137 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका जो है 21वां पद जो होगा T21 मतलब 21वां टर्म, 21th टर्म जो है कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पावर में 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ जो है a³ माइनस a² इक्वल टू 1x-1 का क्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद आएगा। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जब पावर देखेंगे तो x का पावर यहाँ कितना है, पावर जो है 1/2 है, यहाँ पर पावर कितना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी x का पावर यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x² इधर आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे x², एक इधर टर्म आ जाएगा, एक x² है तो ये कट जाएगा, तो ये होगा ना, यही आपका होगा। इसको सॉल्व किए बिना आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए एक x³ का टर्म आएगा, इधर भी एक x³ है, तो ये दोनों इक्वल के एक इस साइड है एक एक साइड है, तो कट जाएगा, तो ये x² वाला टर्म बच जाएगा। तो ये 19 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, यही जो है आपका द्विघात समीकरण होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ, वही एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है। कह रहा है कि का कौन सा पद 0 होगा, मतलब 0, Tn जो है nth टर्म जो होगा 0 है, और वो कौन सा टर्म है, मतलब nth टर्म जो है वो यहाँ हमको n फाइंड करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू 0, मतलब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल हमको लाना है,
है कि नहीं। तो देखिए a यहाँ पर कितना है 80 दिया हुआ है प्लस n-1, n-1 जो है हमको n तो फाइंड करना है, तो n-1 यहाँ रहेगा ही इंटू डी कितना हो जाएगा, ये जो है ऐसे करेंगे तो d-4 होगा, और ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये जो है 4 है मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं। 80 है प्लस ये 4 से अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -4n हो जाएगा, फिर माइनस ये -1 है, यहाँ -4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए -4n को बराबर के दूसरे साइड ये 80 है और ये 4 है, ये 84 हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू 84 हो जाता है। ठीक है, ये जो 84 को मैं अदर साइड ले गए हूँ, ये प्लस और ये -4n को जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो n है आपका, ये n कितना हो जाएगा 84/4 कितना हो जाएगा 21 होगा, 84/4 करेंगे तो 21 हो जाएगा। मतलब nth टर्म जो कौन सा आया 21, मतलब 21वां, इसका जो 21वां टर्म होगा, इस तरह से बढ़ते रहेंगे, जो 21वां टर्म होगा उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर होगा। श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर होगा। यहाँ n का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, n इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6n-4 का वैल्यू जब n इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, 1 इक्वल टू 1 जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 होगा। फिर 2 इसमें डालेंगे, 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 -8, 6 - 8 कितना हो जाएगा 6 - 8 -2 होगा। अब देख लीजिए जब d हम लोग फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इस दो पद के बीच का अंतर फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करते हैं, तो 2 हो जाएगा और -6 होगा, कितना होगा -4 होगा। इसी तरह से इस दोनों में देख लीजिए, अगर जब इस यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी -4 ही आएगा। तो आपका 21 का सी ऑप्शन जो है 4 दिया हुआ है 21 का, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 22, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब वही एपी आपको चेक करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना है। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अगला टर्म है उसे पिछला टर्म को घटा देते हैं, फिर अगला टर्म को पिछला टर्म से घटाते हैं, मतलब डी फाइंड कर लेते हैं। अगर सभी टर्म में डी जो है क्या होता है इक्वल होता है तो समझ जाते हैं ये जो है समांतर श्रेणी है, मतलब एपी में है। अगर ऐसा नहीं है तो ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं होगा। देखिए यहाँ करेंगे a² - a करेंगे, फिर aq - a² करेंगे, फिर ये तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। यहाँ देख लेते हैं 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, फिर 9 - 3 करेंगे 6 हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं ए में 4 - 2 करेंगे, माइनस यहाँ पहले से तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6 - 4 करेंगे तो ये जो है -6 और -4 -10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, अगला में से 1/2 - 3/2 करेंगे, फिर 1/2 -1/2 -1/2 करेंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप घटा करके देख लेंगे इसको। तो 22 का देखिए इसमें क्या है, अब सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसमें वैसे देखने से पता चल गया ये नहीं होगा, ये भी देखने से पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। इसमें ये इजी है, ये आप घटा सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन वैसे भी आपका रेस्ट बच जाता है कि नहीं। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में यही है, आप में जितना स्मार्टनेस है, आप जितना स्मार्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, आपके पास नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, ये मैंने नहीं रखता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये होती है कि आपको कम टाइम में उसको सॉल्व करना है, तो ही आप जो है आगे निकल सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में अगर 50 ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर आप सब्जेक्टिव कब सॉल्व करेंगे, वो भी तो आपका 50, अगर ये 50 जो है आप आधे से 50 क्वेश्चन आप 1 घंटा में सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी आपको वो सॉल्व करने के लिए 1-1.5 घंटा बच जाता है।
सॉरी 2 घंटा बच जाता है। तो आप जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु का मतलब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, इस तरह से ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। और ये जो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इस तरह से डिनोट करते हैं, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। तो ये जो मूल बिंदु होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसका जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। 23 का जो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR बाय BC इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो एरिया जो होगा, देखिए इसमें जो है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरी नहीं है। ये जो है आज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जब किसी चीज़ में भुजा दिया हो और क्षेत्रफल की बात करें तो जस्ट उसका क्या कर लेंगे, हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ क्या है, भुजा दिया हुआ है QR और BC, ये जो ट्रायंगल है इसका तो भुजा ही होगा, उसका अनुपात ये बता रहा है। तो उसका एरिया का पूछ रहा है। एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, एरिया में जो है स्क्वायर कर लेंगे जो डायरेक्ट, इसका 2/3 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 24 का एरिया में यही होता है, चाहे वो ट्रायंगल में हो, स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो, तो यही रेशियो आपको देखने को मिला 4/9। तो 24 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई आकृति में, यहाँ जो आकृति दिया हुआ है, ये जो आकृति के बारे में पूछ रहा है कि दी गई आकृति में आपका x का मान कितना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है आपको x का। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ये ट्रायंगल है आपका PQR, और इसमें जो है आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना है। ये P है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये जो है 50 डिग्री दिया हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का, मतलब तीनों कोण का, कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है कि नहीं। दो आपको दे दिया हुआ है 60 और 50, आपको तीसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 + 50 अगर प्रोसेस से जाएंगे तो 60 + 50 + x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 60 50 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होगा। तो x कितना हो जाएगा, 180 - 110 होगा, है कि नहीं। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सपोज किया है मैंने x, ये जो है ये वाली x नहीं है, इसको आप यहाँ y लिख ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में समझने में। ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x है इसीलिए यहाँ मैं y सपोज कर लिया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए y जो है ये आपका जो यहाँ जो एंगल था वो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये 70 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए ये जो है ये लाइन, इस लाइन को आप देखिए, और ये जो लाइन है इस लाइन को देखिए, ये दूसरे को क्या किया है, यहाँ इस पॉइंट पर जो है कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एंगल होता है वो और ये जो एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे का इक्वल हो जाता है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 70 डिग्री होगा। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 70 डिग्री वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है, R है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 6 है, ये S है, 8 और 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। मतलब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु है R और एक बिंदु है आपका S, इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो दोनों बिंदु है इसको मिलाने, R का जो नियामक दिया हुआ है एक 0 6 दिया हुआ कोऑर्डिनेट, और S का जो दिया हुआ है 8 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु तो होगा, मध्य बिंदु का मतलब बीच का बिंदु, ये सपोज कर लेते हैं ये जो है x है। तो x का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसमें जो जब बीच का होता है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या करना होता है, दोनों x को यहाँ इसको p मान लेते हैं,
ये p मान लेते हैं। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट p का फाइंड करना है, p का नियामक फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए दोनों जो x होता है x1 और x2 दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 8 है, दोनों को जो 0 + 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/2 कितना होगा, 4 होगा। फिर ये y1 और y2 को भी जोड़ देते हैं, तो 6 + 0 कितना होगा, 6 हो जाएगा, बटे 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये p का वैल्यू, p क्या है, मतलब ये r और s जो है उसका मध्य बिंदु है, तो 4 3 हो जाएगा। देखिए आपका 4 3 कहाँ है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे 4 3। यहाँ देख लीजिए आपका डी ऑप्शन सही है, 26 का जो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, एकदम सरा हुआ क्वेश्चन, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। देखिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए निश्चित रूप से, और आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट भी करिए। सपोर्ट इस टाइप से कि आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आप लोग ये लेक्चर उन तक पहुंचाइए। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, अगर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं इतने, तो मैं मतलब निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव में आपके 50 में 50 ही आएंगे, 49 नहीं होने देंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन का आपका लेवल है उसको अगर 2-4 बार अगर कम से कम 500 क्वेश्चन भी सभी सब्जेक्ट में 500 ऑब्जेक्टिव, 500 से 600 ऑब्जेक्टिव अगर बता दिया जाए तो आपको निश्चित रूप से उसमें से 50 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आने हैं। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी का रही है, क्या होता है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखिए ये दिया हुआ है 4 6 दिया हुआ है, एक बिंदु है, और एक बिंदु जो दिया हुआ है 8 2 है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। जैसे यहाँ x1 होगा और y1 होगा, है कि नहीं, x1 है, y1 है, और फिर x2 है और y2 है। फॉर्मूला होता है √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। देखिए x1 4 है और x2 कितना है, 8 है, तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 होगा 4, 4 माइनस 8 है तो -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 होगा। -4 का स्क्वायर, चलिए सॉल्व करके लिखते हैं, -4 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस है y1 माइनस y2, y1 कितना है, 6 है, और y2 कितना, 2 है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, तो फिर 4 का स्क्वायर। बोलिए अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, और फिर ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 16 होगा, प्लस 16 होगा। तो इस पे रूट है, अब देख लीजिए ये 16 + 16 कितना हो जाएगा, √32 होगा। 32 को हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2 होगा, है कि नहीं। 4√2 ये कैसे हो गया, देखिए 32 को 16 × 2 लिखेंगे, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 होगा और √2 अंदर ही रह जाएगा, तो 4√2 हो जाएगा। देख लीजिए 4√2 कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका सही है, 27 का जो है ए ऑप्शन सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि sin स्क्वायर 60 + cos स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा। देखिए ये 60 दे दिया, इसलिए हम लोगों को जो है ज़्यादा भूत लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू दोनों जगह कितना है, 60 60 दिया हुआ। आप यहाँ क्या करेंगे, sin स्क्वायर 60 दिया हुआ तो sin 60 का मान पुट करेंगे, फिर sin cos 60 का मान पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे। वो नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो वही चीज़ें हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, वहाँ थीटा का वैल्यू 0 है, तो ये आपका जो है 60 है, तो यहाँ आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और थोड़ा ध्यान करिए, यहाँ पर ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव पहले से आपको देखना और बनाना इसलिए ज़रूरी है, जब आप एग्जाम में एकाएक इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यहाँ sin 60 और cos 60 का वैल्यू पुट करके सोल्व करने लगेंगे। इसीलिए अगर आप पहले से देखे रहेंगे तो आपको पता होगा कि sin 60 और यहाँ cos 60 दिया हुआ, ऊपर में स्क्वायर भी है, तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ हम लोग लगाया, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ये भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों जगह अगर थीटा 60 है, मतलब दोनों जगह क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर का है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी।
हमेशा समपाती होगी, समांतर होगी, हमेशा प्रतिच्छेदी होगी और प्रतिच्छेदी या समपाती होगी। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए, जब समीकरण युग्म संगत हो तो हमेशा समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर होगी। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समांतर होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को कट करेगा। प्रतिच्छेदी या समांतर वही है, प्रतिच्छेदी यहाँ हमने बताया, समांतर यहाँ हमने बताया, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु, ये बिंदु दिया हुआ है, जिस तरह से किस पाद में स्थित होगा। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे ये बिंदु के बारे में, तो आपको लगेगा मतलब आप ये सोचेंगे कि ये क्या पूछ दिया, लेकिन ये असल में है कुछ भी नहीं। जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें हैं, लेकिन आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये एग्जाम में आपका टाइम खराब करेगा, आपका नंबर खराब करेगा, और आपका टाइम खराब हो गया, नंबर खराब हो गया तो आपका भविष्य खराब करेगा। इसलिए पहले से आपको देखे रहना चाहिए ये चीज़। देखिए, कुछ नहीं है, ये है जिस तरह से कोऑर्डिनेट होता है वही है, सेम कोऑर्डिनेट है। तो पहला क्या है, माइनस में है, और दूसरा क्या है, ये भी माइनस में है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई होता है, हम लोग एक्स लेते हैं। एक्स जो है क्या है, माइनस में, और वाई भी माइनस में है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, बट्टे में दे दिया 5/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, आप अगर मेरे साथ हैं तो आपको मैं फंसने नहीं दूंगा। इतना ईजी बना दूंगा कि आपकी आंखें अगर देखेगी क्वेश्चन तो हाथ जो है ऑप्शन पे खुद ब खुद चली जाएगी। देखिए, ये जो है क्वाड्रेंट होता है, तो इस कंडीशन में ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद। ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय पाद। और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद। यहाँ क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं। इधर क्या लेते हैं, y जो है प्लस में लेते हैं, 1 2 3 इस तरह से लेते हैं, 1 2। इधर क्या लेते हैं, यहाँ भी 1 2 लेंगे। और यहाँ क्या लेते हैं, -1 -2 लेते हैं। इधर क्या होता है, -1 -2। मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। और ये जो मूल बिंदु होता है ये क्या होता है, ये 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। देखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ x इधर प्लस है तो x भी प्लस होगा, और y भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ y भी ऊपर में प्लस है कि नहीं। तो x और y यहाँ दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको माइनस देखना है, यहाँ जो है माइनस दिया हुआ। देखिए, यहाँ पर क्या है, x जो है इधर है माइनस में, तो x क्या होगा, माइनस में होगा, और y क्या होगा, ऊपर है ये लाइन, तो प्लस में होगा। यहाँ पर देखिए, x भी इधर जो है माइनस में, और y भी माइनस में है, तो x और y दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। और इसमें क्या है, x जो है प्लस में है, तो x प्लस में होगा, और y क्या है, माइनस में है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, प्रथम पाद में जो है x और y दोनों प्लस में होता है, भूलेंगे नहीं। दूसरे में क्या होता है, x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। तीसरे में क्या होता है, x और y माइनस दोनों में, x और y दोनों माइनस में होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थ पाद में क्या होता है, x प्लस होता है और y माइनस होता है। देखिए, यहाँ पर आपको नंबर नहीं देखना है, ये 6 है 5/2 है, वो सब हमको देखना ही नहीं है। हमको देखना है किस पाद में। ये थोड़ी ना पूछा है कि वैल्यू कहाँ होगा, वो पूछा होता तब ना ज़्यादा दिमाग लगाते, लेकिन वो तो पूछा नहीं मुझे। जो पूछा है बस उससे काम चलाना है, मुझे नंबर देने के लिए। मुझे नॉलेज है या नहीं है, या ये पॉइंट कहाँ है, उससे थोड़ी नहीं। ये सिर्फ पूछा है प्रथम में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा, चतुर्थ में होगा, वो ऑप्शन बता देना है मुझे। तो देखिए, ये दोनों माइनस में, दोनों माइनस कहाँ आ रहा है, ये थर्ड में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, मतलब तृतीय पाद में होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 31 आपका कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR में भुजा PQR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS 120 और QPR जो है 63 डिग्री है। तो PQR कुछ नहीं है, PQR एक जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें QR को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, ट्रायंगल बना लेंगे, PQR बना लेंगे, ठीक है। जो कह रहा है वही करेंगे। एक ट्रायंगल बना लिए, P है, Q है और ये R है। कह रहा है कि QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ये जो है QR लाइन है, इसको S तक बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको S तक बढ़ा लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि PQR जो है PRS एंगल जो है PRS, देखिए P है ये, R है ये, और ये है PRS जो आपका
एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। और ये देख लीजिए आगे QPR, ये जो एंगल है आपका QPR, QPR मतलब ये एंगल QPR जो है आपका 63 मतलब 63 डिग्री दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है PQR मतलब PQR, ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल का जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू कितना होगा, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये वैसे फाइंड हो जाएगा। ये एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट सपोज करते हैं, तो ये इस पे जो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री होगा, तो ये इतना कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 63 है और ये x है। तो इस ट्रायंगल का क्या कर लेंगे, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये Q है, चलिए इसको QX लेते हैं, x है प्लस 60 है और प्लस 63 है, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ हमको कितना x फाइंड करना है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 123 डिग्री हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 57 डिग्री, मतलब बी ऑप्शन 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं, लिख पाएंगे यहाँ फिर से। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेंगे, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को, ये कोण है, कोण का समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक सम माने बराबर, अविभाजक द्विभाजक मतलब दो पार्ट में बांटता है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो कोण है इसका जो समद्विभाजक ये लाइन है, ये इस विपरीत भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, समद्विभाजित करता है, मतलब इस भुजा को भी समद्विभाजित कर देता है। तो त्रिभुज होगा, किस टाइप का त्रिभुज होगा। ये जो कंडीशन होता है, इस टाइप का कंडीशन, ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज में देखने को मिलता है। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 का ये ए ऑप्शन होगा। चलिए 33 देख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC इतना, तो AE का AE बटा EC का मान कितना होगा। देख लीजिए, ये त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। कह रहा है कि DE पैरेलल है BC का, यहाँ एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं DE, ये जो है लाइन होगा ये DE हो जाएगा। DE जो है पैरेलल है, ये DE लाइन जो है ये BC जो लाइन नीचे दिया हुआ है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो कह रहा है कि AD बट्टा D, AD देखिए ये A है तो AD और बट्टा D मतलब इतना, AD बट्टा DB, सॉरी AD बट्टा DB जो है 2/3 है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है। तो AE बटा EC कितना होगा, मतलब AE, ये AE और AC कितना हो जाएगा। तो ये भी इसका जो रेशियो होता है ये सेम रेशियो होता है 2/3, ये भी हो जाएगा। तो ये भी 2/3, देखिए 2/3 कहाँ है आपका 33 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है तो एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। मैं फिगर इसलिए ड्रॉ, टाइम थोड़ा लग रहा है, आप लोग टाइम से ना घबराएं, टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर भी हो रहा है और जो बातें आप भूल चुके हैं वो भी याद आ रही है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ABC ले लेते हैं, ABC है और ये ट्रायंगल जो है DEF है, ये DE और ये F ले लेते हैं। कह रहा है कि AB बट्टे DE, देखिए AB ये है और ये DE है, ठीक है, AB बट्टे DE बराबर दिया हुआ है BC बट्टे, ये BC है और ये FD। देखिए ये जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर EF होगा, ये जो है EF होगा, ठीक है, ये EF मतलब ये। तो कह रहा है कि ये समरूप होंगे जब, देखिए आप मतलब समरूप का रूल पढ़े होंगे, एक SAS पढ़े होंगे, साइड एंगल साइड। तो जब दो भुजा जो है क्या होती है, इस जैसे ये भुजा और ये भुजा है तो इसके बीच का ही एंगल होता है, तो ही ये क्या हो जाएगा समरूप होगा। देखिए यहाँ कौन सा एंगल है, एंगल B है और यहाँ एंगल E है। तो एंगल B जो होगा अगर एंगल E के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, दोनों समरूप होगा, है कि नहीं।
तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई किसमें, आपका बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त आप देख रहे हैं उसका जो केंद्र है ओ है, ठीक है, ये ओ है। पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो यहाँ से ये पी और यहाँ जो क्यू दिया हुआ, ये कह रहा है कि ये पी क्यू जो है एक स्पर्श रेखा है, किसका, ये ओ केंद्र वाले वृत्त का। यदि ओ से क्यू का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ओ से क्यू और ये ओ, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब मिस हो रहा है, ये जो है क्यू पी होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए चार्ज, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस जो है ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी मतलब केंद्र से और इसके बीच का डिफरेंस। आपको पता होगा जब किसी स्पर्शी रेखा पर हम लोग त्रिज्या, जिस पॉइंट पर स्पर्शी रेखा टच करते हैं उस पर अगर हम लोग त्रिज्या, क्या होता है, अगर उस पॉइंट पे एक त्रिज्या ले तो वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाता है। तो इस तरह से एक जो है ओ पी और क्यू जो है एक ट्रायंगल बन जाती है। कैसा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं रूट, ये पी क्यू √3² प्लस 4² ऐसे फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 4 4 16, 9 16 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से ये 5 होगा। देखिए आपका 5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P 8 12, ये जो P जो है इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, दूरी है P 8 12 की दूरी है, मतलब एक्स एक्स से। देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक पॉइंट दिया हुआ है P, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 है और 12 है, ठीक है। तो x अक्ष से बिंदु P की दूरी होगी, ये P जो है इसकी दूरी यहाँ से होगी। इसकी दूरी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो दूरी होगा वो कहाँ से फाइंड होगा, ये दूरी देख लीजिए, ये y एक्सिस पर देख लीजिए, ये जो दूरी होगी यही दूरी होगी। तो ये जो दूरी होगी y पर जो ये पॉइंट होगा ये कितना होगा, ये 12 होगा, है कि नहीं। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 इकाई होगी। तो 36 का कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 का बी। देखिए 37 देख लेते हैं। 37 का रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमें बताया था आपको, वो यही चीज़ें थी, सेम यही बातें बोली गई थी, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं इस फिगर से, ये कुछ भी नहीं है, ये फिगर जो है ये कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ, ये T एक पॉइंट दिया, यहाँ से TP ये है, और TQ यहाँ से एक पॉइंट, ये इधर TQ इधर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि T से TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण जो बना हुआ है PTQ, मतलब PTQ, मतलब ये जो कोण है ये PTQ कह रहा है कि 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण POQ फाइंड करना है, सॉरी POQ, हाँ POQ, मतलब ये कोण फाइंड करना है, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें फिगर थोड़ा लेंदी दे दिया है तो आपको समझ नहीं आएगा क्या होगा नहीं होगा, हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए मतलब बार बार मेरा आप इस बात पे जोर है कि आप लोग एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को, और ये जो सीरीज चल रहा है, जब मैं आप लोगों को फिर भी यहाँ 1 भी रुपया आप लोगों को नहीं लग रहा है। आप जब कहीं इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको 1500 रुपया मंथली देना होता है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं देना है। बस आपको थोड़ा सा मेरा हेल्प करना है कि मैं आपके लिए काम करता रहूँ, कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो स्कूल हैं वहाँ आप शेयर करते हैं, स्कूल के ग्रुप में आप शेयर करें। तो और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक चतुर्भुज की तरह बन गया, ठीक है कि नहीं। और आप ये जानते हैं कि ये स्पर्शी रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। सेम यही बात यहाँ भी हुई, ये भी 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये चतुर्भुज है कि नहीं, OPTQ एक चतुर्भुज होगी। अगर ये चतुर्भुज होगी तो चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोनों का योग कितना होता है,
360 होता है। तो चलिए यहाँ इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ये कितना है, 90 है, 90 है प्लस 50 है। देखिए एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 90 फिर 90 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपको ये 90 है प्लस 50, ये कितना होगा 360 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x कितना हो जाएगा, x हम इसको जोड़ करके क्या करेंगे 360 को उस पार ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 130 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो ये जो O पर जो एंगल बनेगा मतलब POQ, ये कितना बन जाएगा 130 डिग्री बन जाएगा। 130 डिग्री आपका ए ऑप्शन सही है। 38 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आप लोग क्या होता है ना कि पहले से आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए ये बातें, नहीं तो आप वहाँ एग्जाम में जाके फंस जाएंगे। करा कि दिए गए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR में, PQR थीटा है, PQR देखिए PQR है, तो ये एंगल है PRQ, यहाँ ये एंगल की बात कर रहा है PRQ, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि PQ जो है 3 सेंटीमीटर, देखिए PQ कहाँ है, PQ ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा PR 6 सेंटीमीटर, ये जो है PR जो है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा ये एंगल कितना होगा, कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा का एक रेशियो निकाल लेंगे, साइन थीटा। देखिए एक वीडियो लाएंगे आप लोगों को, जो साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट होता है उसका जो जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वैल्यू आप लोगों को याद करने में दिक्कतें होती है, याद भी होता है तो भूल जाते हैं। मैं इससे जस्ट बाद एक ट्रिक का वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप लोग वो देख लेते हैं फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, लंब बटा कर्ण हो जाता है। क्या होगा, लंब कितना है 3 है, लंब है 3 और कर्ण कितना है 6, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2 होगा। अब बोलिए लंब बट्टा कर्ण 3/2, साइन थीटा मतलब साइन कितना का वैल्यू जो है 1/2 होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है कि नहीं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ 1/2 है, तो यहाँ हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए ये थीटा है और ये, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री आपका 39 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि टेन थीटा ये दिया हुआ है तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा। देखिए टेन है 3/4, तो कॉस ए हमको फाइंड करना है। देखिए इसको फॉर्मूला से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सेक माइनस टेन कितना होता है 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम वहाँ भी जाकर इसको रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। टेन थीटा आप लोग फॉर्मूला पता होगा, लाल का वाला या पंडित भोला प्रसाद हरी बोल, ठीक है, तो उससे भी याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ये ट्रिक भी बता दूंगा कि साइन कॉस टेन का जो फॉर्मूला था जैसे लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ये सभी आप एक तो चुटकी में सीख जाएंगे। आप मुझे कमेंट करें। देखिए 10a है 3/4। देखिए इस कंडीशन में कोई एक ट्रायंगल बनेगा, अगर एक ट्रायंगल बनता है साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो ये कितना है लंब है, ठीक है 3 और आधार है 4, तो कर्ण होगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। कॉस हमको क्या करना है फाइंड करना है, कॉस कितना होता है आधार होता है, कॉस थीटा कॉस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण होगा, है कि नहीं कर्ण होगा। तो आधार कितना है आधार 4 है, कर्ण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा कॉस ए का मान हो जाएगा 4/5, मतलब 4/5 कहाँ है बी ऑप्शन आपका सही होगा 40, ठीक है 40 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 41 देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, cot 44/10 46। देखिए आप एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह से 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 10
90 माइनस 44 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 90 माइनस, देखिए इस चीज़ को हम 90 माइनस 44 लिखेंगे। इस दोनों में किसी को चेंज कर लीजिए, कॉट को चेंज कर लीजिए 10 में, या 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। तो 90 माइनस 44 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 46 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ हम सॉरी एक सेकेंड, 10 कॉट में चेंज हो गया, हाँ। तो ये सॉरी ये 44 होगा, ये जो है 44 हो जाएगा, ये 44 होगा। देखिए अब इसको जो है कॉट 44 बटा ये कॉट 44, 10 को हमने चेंज किया तो कॉट 44 हो जाएगा। तो कॉट 44 ये कितना हो जाएगा, कॉट 44 डिग्री बटा ये चेंज होकर के कॉट 44 हो गया, ये कॉट 44 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का जो है डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। टेन 45, साइन 45, साइन 30 और कॉस 90। तो इसे आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास ग्राफ का नॉलेज नहीं है। ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित किसका मान सबसे अधिक है। देख लीजिए, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 30 डिग्री जो है 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है आपको, 42। किसका मान सबसे अधिक है, ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसको त्रिज्या, देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सॉरी 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर परिधि होता है, कितना है 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या फाइंड करना है तो 2 है, पाई कितना होता है 22/7 है, आर हमको फाइंड करना है। तो आर क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पर, और बाकी को 2 पाई को उस साइड ले जाएंगे। तो 88/2 पाई और पाई, तो पाई का वैल्यू 22, यहाँ पाई लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो यहाँ जो 22/7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 यहाँ आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। देखिए 22 ये 4 से कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, है कि नहीं। ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14 होगा। तो आर कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। देख लीजिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो है 44 आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा। एक ट्रायंगल के बारे में बता रहा है कि ट्रायंगल है एक पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। आर पर जो है कह रहा है कि आर पर समकोण है, मतलब आर पर यहाँ समकोण है। तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा। देखिए साइन पी प्लस क्यू। अब देखिए अगर ये आर पर समकोण है तो यहाँ पर है साइन पी प्लस क्यू, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ये पी प्लस क्यू, अगर ये 90 है 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो पी और क्यू का सम तो 90 ही होगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 44 का आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इसको थोड़ा मिटा दें, इरेज कर देते हैं, जिससे आपको देखने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 44 हमने देख लिया, अब 45 देखेंगे। कह रहा है कि 45 है, यदि अल्फा बटा 4 15 डिग्री है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ये 4 उस साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 4 60 हो जाएगा अल्फा। अब देखिए √3 है और ये कॉसेक अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 60 है, तो कॉसेक 60 लिखेंगे, है कि नहीं। कॉसेक 60 हो जाएगा, ठीक। तो कॉसेक 60 कितना होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू आपको ये √3/2 हो जाता है,
2/√3 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ये √3 है, ठीक है, और ये हो जाएगा cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा उस, तो ये √3 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बच कितना जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 45 का आपका 2, बी ऑप्शन आपका सही है 45। चलिए देख लेते हैं 46। यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा। मतलब देखिए R1 मतलब एक त्रिभुज है, इसका जो वृत्त है इसका त्रिज्या R1 है, और एक वृत्त है इसका त्रिज्या R2 का रहा है, और एक और वृत्त है इसका त्रिज्या जो R है। मतलब इस दोनों का जो क्षेत्रफल है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R1² होगा, पाई R1² होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R2² हो जाएगा, है कि नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R² होगा। यहाँ कह रहा है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इस दोनों का क्षेत्रफल का योग इसका जो है क्षेत्रफल जो होगा उसके बराबर होगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन R जो है बराबर होगा R1 + R2 का। मतलब इसका जो ये जो R है आपका, ये जो होगा इस दोनों के R के बराबर होगा, या R1² + R2² छोटा हो जाएगा R² का, या R1² + R2² बराबर होगा R² का, या R1 + R2 जो है छोटा होगा। इस कंडीशन में जो है 46, इस कंडीशन में आपको R1² + R2² जो है R के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पाई यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1² हो जाएगा, और यहाँ R2² हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए R² है, ये पाई यहाँ से पाई कट जाएगा, तो R1² + R2² यहाँ पर आपको R² देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये रिलेशन यहाँ इसका सही फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका है 47 कह रहा है sin 90 - a कितना हो जाएगा। आप जानते होंगे sin 90 - थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, cos थीटा हो जाता है sin 90 - थीटा, cos थीटा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 48 देख लेते हैं। 48 कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, मतलब एक दीवार ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है, उस पर जो है ये क्या है, ये जो है सीढ़ी है, ठीक है, ये जो है ये एक सीढ़ी है, और ये जो है एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। कह रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, दीवार यहाँ तक है और यहाँ तक शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, मतलब सीढ़ी जो है ये सीढ़ी दीवार के साथ, मतलब यहाँ जो है सीढ़ी ये हुई और ये दीवार हुई, तो दोनों के बीच का जो एंगल कह रहा है कि वो 60 डिग्री बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई बताएं। देखिए अगर ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। ये बता रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, और दीवार तक पहुँचती है, सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई बताएं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 sin cos 10 LA, लंब होता है, लंब कितना है, ये दीवार है, इसको हम x मान लेते हैं, x लंब बटा आधार, ठीक है।